क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार है। राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फणीश्वरनाथ रेणु, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर रचना के रचनाकार है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। तो महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का है, हिंदी की प्रथम कहानी किससे माना जाता है? 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, दुलाई वाली। तो हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है इंदुमती को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की है। दुलाई वाली कहानी है राजा बाला घोष की। किसकी है? राजा बाला घोष की। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। 11 वर्ष का समय कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है? स्मृति लेखा, एक बूंद सहसा उछली, आंगन के पार द्वार, अपने अपने अजनबी। तो ये चारों रचनाएं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की है, लेकिन यहाँ पर पूछा है अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत। तो अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आंगन के पार द्वार ये कविता संग्रह है। ठीक है, कविता संग्रह है। और अपने अपने अजनबी ये उपन्यास है। और स्मृति लेखा ये भी कविता संग्रह है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। हंस है, हिंदी प्रदीप है, दिनमान है, सारिका है। तो हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है बाल कृष्ण भट्ट। सारिका पत्रिका के संपादक है कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। और दिनमान पत्रिका के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, परिमल के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, अज्ञेय है। तो परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चांद का मुँह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार है गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चांद का मुँह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राम नरेश त्रिपाठी, नरेश मेहता। तो राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के कवि हैं। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। नरेश मेहता प्रयोगवादी और नई कविता के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। सिद्धराज है, भारत भारती भी है, पंचवटी भी है। खून के छींटे नहीं है, तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, कारण कुसुम भी है, लहर भी है। वैदेही वनवास नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, और ये गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं।
उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। तो जहाँ पर दिख जाए माता शब्द, भूमि शब्द, पृथ्वी शब्द, जन शब्द, राष्ट्र शब्द, तो समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम होगा राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आपको याद रखना है रावा। ठीक है, रावा, रावा, रा से राष्ट्र का स्वरूप, रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की संख्या असीमित है, जो नगरों, गांवों, जंगलों और पहाड़ों में विभिन्न रूपों में फैले हुए हैं। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जीवन का विस्तार बहुत विशाल और विविध है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है समान अधिकार का भागी कौन है? तो जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। देखिए इसका उत्तर आसानी से आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। इसका भी आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा, बस आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है? अनंत और जनपद शब्द का अर्थ। तो अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जनपद का मतलब ऐसा स्थान या क्षेत्र जहाँ लोग रहते हैं। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, दो पूछता है आपको, एक करना रहता है, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर भाषा, भाषा शब्द मिल गया तो आप समझ जाइए कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों का शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, और इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। फिर दूसरा है नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो अभी आपने पढ़ा है भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। भाषा किसका अभिन्न अंग है? भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। सारे उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। फिर एक किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो सबसे पहली लाइन में पढ़ा था भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों जिसकी रेखा खींची हुई है उसकी करना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है आपको व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम ही है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का है, सेम वैसे ही करना है। पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 2-2 अंक के। तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई लज्जा से युक्त पथिक महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना सुंदरी के। तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना, जो थोड़ी भी शर्मित हो गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकान को दूर कर देना। ओंठों की ओर कमल मुख की मलिनता को मिटा देना। यदि कोई किसान स्त्री खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को यानी उसकी थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो ला। यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके गर्मी सी तपी हुई भूतांगना के ऊपर छाया कर देना और सुख प्रदान करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपने पढ़ा होगा, कहाँ से लिया गया है? पाठ का नाम है पवनदूत का और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है आपको। इसके बाद तीसरा प्रश्न है राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? तो राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है
राधा ने पवनदूतका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा? तो राधा ने पवनदूतका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा। कृषक ललना में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण है, उपमा है। ठीक है। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कहते आते थे यही अभी नरदेही। कैकेयी कहती है कि संसार के लोग अभी तक यही कहते आते थे कि माता ना कुमाता, माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र भले, पुत्र को पुत्र भले हो जाए। अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता। अब जब विधाता हमारे अनुकूल है तो सभी लोग अब यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, कि पुत्र पुत्र ही रहता है लेकिन माता कुमाता हो जाती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बस मैंने केवल इसका बाहरी शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय नहीं देखा, कोमल शरीर नहीं देखा, परमार्थ न देखा, केवल अपना ही स्वार्थ देखा। इसी कारण तो हाय आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। कैकेयी कहती है कि युगों युगों तक चलती रहे यह कठोर कहानी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी कैकेयी थी। ठीक है। तो ये कैकेयी का अनुताप से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, और कवि है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरी आपको बता ही दिया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा? तो कैकेयी ने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। फिर 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें से मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन एवं साहित्यिक परिचय लिख रखा है। आप देख लीजिए कैसे लिखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चाहे जैसे पूछे, आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय। ठीक है। उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया उसको लिख देना है। उसके बाद में आपको रचनाएं डाल करके रचनाएं लिख देना है। सेम आपको ऐसे लिखना है, पूरा 5 अंक आपको मिलेगा। ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे, यदि आपको जीवन एवं साहित्यिक परिचय का वीडियो चाहिए अलग से तो उसका वीडियो आपको बना के दे दिया जाएगा। इसके बाद खा नंबर है, निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। तो ये भी तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से हम पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का। तो सबसे पहले इसमें भी हेडिंग डालना है जीवन परिचय, फिर आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय और फिर रचनाएं लिख देना है। इसके बाद 6 नंबर है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में 5 अंक का है। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों, यह है बहादुर कहानी का सारांश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में 5 अंक का है। तो ये जिला वाइज होता है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। ठीक है। 8 का नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, 7 अंक का पूछा जाता है, 2 अंक संदर्भ के मिलते हैं और 5 अंक अनुवाद के मिलते हैं। तो चलिए इसका अनुवाद आपको हम बता देते हैं। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। संदर्भ कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अनुवाद, इसमें भी अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ देख लेते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। संदर्भ कैसे लिखना है देख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद है खा नंबर 8 का खा। तो इसमें क्या है, किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए श्लोक में। तो ये भी 7 अंक का है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ।
सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ आप देख सकते हैं कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये है आपका संदर्भ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया हुआ है। ठीक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यता घटा। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 2 प्रश्न करने होते हैं, 2-2 अंक के होते हैं, कुल मिलाकर के 4 अंक। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 10 का खा और गा है। शांत अथवा हास्यरस की परिभाषा, अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा, दोहा अथवा चौपाई छंद की परिभाषा। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 9 नंबर का ये निबंध पूछा जाता है, ये निबंध आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 का पहला है, हरे का संधि विच्छेद। तो हरे प्लस ए होता है, क्या होता है, हरे प्लस ये होता है हरे का संधि विच्छेद। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पे सेम दिया हुआ है। वने अत्र का संधि विच्छेद क्या होगा, वने प्लस अत्र, क्या होगा, वने प्लस अत्र। रामश्चलित में संधि है, तो रामश्चलित में व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, इसके बाद में है खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिनम में अव्ययीभाव समास है, श्वेतअंबरम में बहुव्रीहि समास है और भरपेट में अव्ययीभाव समास है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई हो तो एक पत्र लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, दत्ता। दत्ता में दा धातु है और अक्त प्रत्यय है। ठीक है, बलवान में बल शब्द है, मतु प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो एक शब्द का आपको प्रत्यय लिखना है। तो श्री शब्द है इसमें, श्रीमती में, और मतु प्रत्यय है। इसके बाद खा नंबर है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का है। भिक्षुक पादेन खज्जास्त, यानी भिक्षुक पैर से लंगड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी तृतीया विभक्ति। ग्रामम अभिता, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।